वेलकम बैक वंस अगेन। मैं हूं आशीष और आप देख रहे हैं द लीगल इनसे। आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में हम समझेंगे कि जब 490 का एफआईआर रजिस्टर हो जाता है तो एफआईआर रजिस्टर होने के बाद हमको बेसिकली करना क्या चाहिए, और जब एफआईआर रजिस्टर होता है तो हम कैसे पता करें कि इस एफआईआर को हम क्वैश करवा सकते हैं या नहीं करवा सकते। इस एफआईआर में क्या डिस्चार्ज पॉसिबल है या नहीं है। अगर हम डिस्चार्ज के लिए जा रहे हैं तो हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, या अगर हम क्वैशिंग में जा रहे हैं तो फिर हमें किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। क्या हम अपने एविडेंसेस को भी क्वैशिंग में या डिस्चार्ज की प्रोसीडिंग्स में काम में ला सकते हैं। इन सभी चीज़ों पर हम आज डिटेल में डिस्कस करेंगे। सो स्टे ट्यून्ड थ्रूआउट द वीडियो सो दैट यू कुड हैव अ वेरी बेटर पर्सपेक्टिव ओवर द सिचुएशन। सबसे पहले हम बेसिकली समझते हैं कि 498 में एफआईआर रजिस्टर क्यों हो जाता है। हमको पता है कि हमने कोई ऑफेंस नहीं किया है, ना हस्बैंड ने किया है, ना हस्बैंड के फादर ने किया है, ना हस्बैंड के मदर ने किया है। किसी ने भी ऑफेंस नहीं किया है, किसी ने भी कोई क्रुएलिटी नहीं की वाइफ के ऊपर, किसी ने जो है डाउरी को लेकर पत्नी को हैरेस नहीं किया। उसके बावजूद पत्नी ने जो है एफआईआर रजिस्टर करवा दिया है, एफआईआर रजिस्टर हो गई। तो आखिर एफआईआर रजिस्टर क्यों हो जाती है, 498 में एफआईआर क्यों रजिस्टर हो जाती है। ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन है जो समझ में नहीं आता। समझ में एक लेमैन की समझ में नहीं आएगा। लेकिन अगर आप लीगल व्यू पॉइंट से देखोगे ना, तो आपको जो है आसानी से समझ में आ जाएगा कि एफआईआर क्यों रजिस्टर होती है। तो यहाँ पे अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में अगर समझाऊँ कि एफआईआर क्यों रजिस्टर होती है और कब रजिस्टर होती है, तो आप बहुत ही आसानी से समझ भी जाओगे। देखो, 498 में ये स्पेसिफिक गाइडलाइन है सुप्रीम कोर्ट की, या जो एक्ट है हमारा इंडियन पीनल कोड उसका सेक्शन 498 ए, या जो नया कानून आ गया है भारतीय न्याय संहिता उसका सेक्शन 85 86। वो कहता है कि अगर पत्नी के साथ क्रुएलिटी हुई है तो एफआईआर रजिस्टर होना कंपलसरी है। और साथ ही साथ अगर वो अपने कंप्लेंट में ये प्रूव कर देती है अपने कंप्लेंट के माध्यम से ही, उसको भी जो है ट्रायल की जरूरत नहीं है, उसको अपने कंप्लेंट में ही ये शो करना है कि उसके साथ क्रुएलिटी हुई है, उसको दहेज को लेकर हैरेस किया गया है। तो इस सिचुएशन में पुलिस इज बाउंड टू रजिस्टर द एफआईआर। अब वो जो है अपने कंप्लेंट में कैसे शो करेगी कि उसके साथ क्रुएलिटी हुई है, इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने गाइडलाइन दे रखी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अपने कंप्लेंट में आप स्पेसिफिक एलिगेशन लिखकर पुलिस को बता दो। स्पेसिफिक एलिगेशन मतलब कि किस व्यक्ति ने आपके साथ किस तरह से, कहां पर, किस जगह क्रुएलिटी की है, आपको किस तरह से हैरेस किया है। अगर आप अपनी कंप्लेंट में इतना लिखकर बता देते हैं, जिस जिस व्यक्ति के खिलाफ आप स्पेसिफिक एलिगेशन लगाएंगे उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर को पुलिस रजिस्टर कर लेगी। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन की वजह से एफआईआर रजिस्टर हो जाती है। पत्नी क्या करती है, स्पेसिफिक एलिगेशन लगाती है और एफआईआर रजिस्टर हो जाता है। लेकिन अब बात यहाँ पर आती है कि अगर एफआईआर रजिस्टर हो गया तो क्या अब जिंदगी भर जेल में सड़ना पड़ेगा, उस केस को जो है कोर्ट में झेलना पड़ेगा। तो इसका आंसर मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा। सबसे पहले बेसिकली ये समझो कि जब एफआईआर रजिस्टर हो जाता है तो उसके बाद करना क्या है। सो बेसिकली जब एफआईआर रजिस्टर हो जाता है, और अगर स्पेसिफिकली मैं बोलूं कि उन केसेस में जहां पर ऑफेंस हुआ ही नहीं है, पति ने कोई ऑफेंस किया ही नहीं है, या पति के रिलेटिव्स ने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो उन केसेस में क्या करना है। जब एफआईआर रजिस्टर होता है तो उसके बाद तीन चीजें होती हैं। पहली चीज है कि उस एफआईआर को हम क्वैश करवा लें, जिसके खिलाफ एफआईआर रजिस्टर हुआ है वो हाई कोर्ट अप्रोच कर सकता है और उस एफआईआर को क्वैश करवा सकता है। दूसरा ऑप्शन है कि उस एफआईआर में इन्वेस्टिगेशन होने का इंतजार किया जाए, पुलिस चार्जशीट फाइल करे, इसका इंतजार किया जाए, और जैसे ही पुलिस चार्जशीट फाइल करे कोर्ट में एक डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लगाकर खुद को डिस्चार्ज करवा लेना है। ये सेकंड ऑप्शन है जो करना है। और इसके बाद जो तीसरा ऑप्शन है कि भाई ना ही क्वेश्चन हो पाई ना ही डिस्चार्ज हो पाया, उसके बाद पूरे केस का ट्रायल आपको करना है, पूरे केस को आपको लड़ना है और फिर बाद में अपने एविडेंसेस के माध्यम से ये प्रूव करना है कि आपने ऑफेंस नहीं किया है और फिर आपको बाइज्जत बरी होना है। ये जो तीसरा वाला जो तरीका बताया है मैंने आपको, ये थोड़ा सा लंबा है, इसमें टाइम लगता है। सो बेसिकली ये तीन चीजें हैं जो आप कर सकते हैं एफआईआर रजिस्टर होने के बाद। लेकिन सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है और सबसे बेस्ट तरीका क्या है केस से बचने का, वो हम समझते हैं। देखो, सबसे बेस्ट तरीका है एफआईआर को क्वैश करवाने का। लेकिन एफआईआर को क्वैश करवाना इतना आसान काम नहीं है। आसान काम क्यों नहीं है? क्योंकि एफआईआर तब क्वैश होता है जब हाई कोर्ट को लगे कि
उस एफआईआर में जो भी कंप्लेंट की गई है, उस कंप्लेंट को देखकर ये लग रहा है कि ऑफेंस नहीं हुआ है। पति ने या पति के घर वालों ने कोई भी ऐसा ऑफेंस नहीं किया है जो 498 में कवर हो, तभी जो है एफआईआर क्वैश होगी। उसके लिए क्या करना है? क्या हम अपने एविडेंसेस कोर्ट में ले जाकर दे सकते हैं? आंसर है नहीं। सिर्फ एफआईआर को देखकर ही, कंप्लेंट को पढ़कर ही, अगर हाईकोर्ट को लग रहा है कि प्राइमा फेसाई कोई ऑफेंस नहीं बन रहा है, तभी जो है एफआईआर क्वैश हो सकती है, अदरवाइज एफआईआर क्वैश नहीं होगी। आप हाईकोर्ट अप्रोच कर सकते हैं, अगर हाईकोर्ट जो है सेटिस्फाइड है तो आप जो है उसको क्वैश करवा लीजिए, अदरवाइज जो है आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं है। दूसरा ऑप्शन है डिस्चार्ज होने का। डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी आप कोर्ट में लगाएंगे जब उसमें चार्जशीट फाइल हो जाएगी। चार्जशीट फाइल होने से पहले आप डिस्चार्ज की एप्लीकेशन भी नहीं लगा सकते। तो चार्जशीट फाइल होने का आपको वेट करना है। जैसे ही चार्जशीट फाइल होगी, आप जो है डिस्चार्ज की एप्लीकेशन लेकर पहुंच जाइए। अब यहाँ पर डिस्चार्ज की एप्लीकेशन में क्या आप अपने एविडेंसेस रख सकते हैं? आंसर है नहीं। आपके एविडेंसेस ना ही डिस्चार्ज में काम आएंगे, ना ही जो है क्वेश्चन के समय काम आएंगे। डिस्चार्ज में सिर्फ जो है कोर्ट देखेगी कि उस कंप्लेंट में कोई प्राइमा फेसाई ऑफेंस बन रहा है या नहीं बन रहा है। पुलिस ने जो भी इन्वेस्टिगेशन की है, उस इन्वेस्टिगेशन में जो भी एविडेंसेस मिले हैं, क्या उनसे लग रहा है कि आपने कोई ऑफेंस किया है? या पुलिस ने अगर कोई गलती कर दी है इन्वेस्टिगेशन में, आपके फेवर में कुछ ऐसा आ गया है इन्वेस्टिगेशन के दौरान, तो आप उसका फायदा उठा सकते हैं। लेकिन आप अपने एविडेंसेस जो है कोर्ट में नहीं रख सकते। अगर आप कोर्ट में अपने एविडेंसेस रखते हैं, कोर्ट उसको कंसीडर नहीं करेगी। आप डिस्चार्ज के समय सिर्फ जो है पुलिस की गलतियों का फायदा उठा सकते हैं, या पुलिस ने जो भी एविडेंसेस इकट्ठे किए हैं, अगर वो ये शो नहीं कर पा रहे हैं कि आपने जो है ऑफेंस किया है, तो फिर जो है आप डिस्चार्ज हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं। अब इसके बाद जो तीसरा तरीका मैंने आपको बताया था ट्रायल का, यहाँ पर आप अपने एविडेंसेस ले जा सकते हैं। अगर आप एविडेंसेस जो है यहाँ पर ले गए अपने, और आपके एविडेंसेस से ये प्रूव हो गया कि आपने कोई ऑफेंस नहीं किया है, तो फिर आप जो है बच सकते हैं। सो बेसिकली 498A में अपने आप को बचाने का यही 3 तरीका है। इसके अलावा कोई और दूसरा तरीका नहीं है जिसके माध्यम से आप अपने आप को बचा सकें। सो आई होप आपको बेसिकली यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि किस तरह से बेसिकली 498A में अपने आप को बचाया जा सकता है, और 498 का पूरा क्या प्रोसीजर होता है। उम्मीद करता हूँ वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो उसको शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।